हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो भी था उसमें हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ था, बट कुछ इंटरनेट इशू की वजह से पिछली क्लास कुछ इंटरप्ट हो गई थी। लास्ट का जो क्वेश्चन था वो हमने आपको क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर लिख दिया था और उसको सॉल्व करते समय कुछ इंटरनेट इशू आ जाने की वजह से क्लास इंटरप्ट हुई थी। तो आज की क्लास हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पीछे बोर्ड पर देख भी पा रहे होंगे कि वही क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, क्योंकि कल जो क्लास बनाई गई थी उसी का ये यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है। बस ये था कि इंटरनेट का इशू होने की वजह से वो क्लास इंटरप्ट हुई थी। वॉइस तो थी उस पर, बट वहाँ पर पिक्चर नहीं आ रही थी, बच्चों ने ऐसा बोला। बाद में जब हमने भी रीचेक किया तो वही इशू आ रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसे इशू हैं जो कभी कभार हो जाते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आगे से ऐसी कोशिश भी रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो। बात यह है कि मैं ओनली अकेला हूँ जो क्लास भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाकी भी सभी चीज़ों को देखना पड़ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो ही जाती है। वैसे काफ़ी केयरफुल रहते हैं सभी चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्लास ये जो आज की है ये उसी हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को भी हम लेकर इस टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड भी किए हैं और इससे पहले जो 3 चैप्टर हुए हैं उनके भी हमने आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से प्रोवाइड किए। भाई आप उनको बहुत अच्छे से देख लेना और अपना स्कोर, एक शानदार स्कोर करने की कोशिश करना। मैथ में कोशिश पूरी है और लास्ट तक हम करते भी रहेंगे। बच्चे जितने भी आए, हमारा जो फर्ज है वो हम कर रहे हैं, बाकी आप वीडियो को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो आप बेशक चैनल पर रुको, और आपका अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ तो छोटा चैनल है और यहाँ पर क्या ही इस प्रकार की चीज़ें करा दी जाएंगी, तो बेटा एज यू विश, जैसा आपका मन हो आप वैसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है आप हमारे ही चैनल से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ते रहो जिससे आपका स्कोर बहुत शानदार हो जाए। ठीक है, जो बच्चे हमारे ऊपर बिलीव दिखा रहे हैं उनके लिए हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि लास्ट तक हम आपको बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी गारंटी। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ये क्या ही प्रोवाइड करेंगे, तो उनका भी मोस्ट वेलकम। आप चाहे जहां से भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। ठीक है, देखो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो पिछला अपना क्वेश्चन इंटरप्ट हुआ था उसी को देखेंगे। क्वेश्चन आपका ऐसा था, द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k व m के मान ज्ञात करने थे। और ये क्वेश्चन हमने आपको मेंशन भी किया था कि ये 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। हमने बेटा आपसे ये कहा था कि अगर इसके मूल 2 और 3 है, तो हमने आपको बताया अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि द्विघात समीकरण जिस चर पर दिया होता है उस पर वो वैल्यू रख दी जाती है। अब जैसे यहाँ 2 मूल दिए गए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम x की जगह पर कितना रख देंगे, 2। समीकरण बेटा था आपका 3x² - 2kx + 2m = 0। इस पे सबसे पहले हमने x की जगह पर 2 रखा, जहां पर x दिखा वहां पर हमने 2 रख दिया, यहाँ पर x है यहाँ पर हमने 2 रख दिया, प्लस का 2m = 0। सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का 3 मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, ऐसी 2 2 4 बन गया 2m। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो माइनस का 4k है इसको दूसरी साइड लेके गए, तो 12 + 2m हो गया बराबर 4k। यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, 6 + m = 4k। आप यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो m की वैल्यू है वो 2k - 6 आ गई है। यही m की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, या m की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। एक x बराबर 2 रखने पर एक इक्वेशन हम लोग को मिल गई जो k और m के पदों में है। इसके बाद हम x के प्लेस पर कितना रख देंगे, 3, क्योंकि x बराबर 3 भी इस दिए गए समीकरण का क्या है, x बराबर 3 भी इस दिए गए समीकरण का मूल है, इसलिए x बराबर हमने क्या रख दिया समीकरण पे 3। जहां पर x दिखा वहां पे 3 रखा, तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली। ये भी इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे m और k के पदों में है। हमें यही m और k के मान ज्ञात करने, तो हमने कहा m की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को उठाकर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिखा m का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब बेटा m की जगह आप कितना रखेंगे, 2k - 6, m था 2k - 6 रखा, सॉल्व किया आपने तो आपके पास k की वैल्यू आ गई कितनी, 15/2। ठीक है, तो ये तो आ गई बेटा k की वैल्यू, एक तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब
के की वैल्यू पता चल गई, एम की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो यही के का मान आप उठाओ और समीकरण नंबर सेकेंड में रख दो तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या होगा, तो m इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लेस पर कितना रखोगे 15/2 और माइनस का 6, इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो 15 माइनस 6, तो m इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 9। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, m की वैल्यू 9 आ गई और k की वैल्यू जो है ना वो आ गई 15/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते थे। ज्यादातर के केस में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ऐसे पूछा गया, कोई द्विघात समीकरण दिया, उसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म दिया है और एक कोई मूल दिया है, तो आपसे उसी कांस्टेंट टर्म का मान पूछा है। हमने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये इसलिए और कराया कि कभी हो सकता है अगर ऐसी चीजें आ जाए तो आप किसी प्रकार के सवालों में फंसे ना। अगर कोई एक मूल दिया होगा तब तो आप सीधे वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई जिस वेरिएबल की जिसकी कांस्टेंट टर्म की आपसे वैल्यू पूछी जाएगी सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर दो दिए जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तरीका वही है, जैसे एक को सॉल्व करने का तरीका है वैसे दो को सॉल्व करने का तरीका है। बस अगर दो होंगे तो आपको पता है दो इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन सॉल्व करना हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से हमने आपको बताया हुआ है। तो ये इक्वेशन तो फिर आपके लिए बहुत आसान नहीं होंगी, वहां पर तो हमने ऐसी भी इक्वेशन सॉल्व करी है जो बोर्ड एग्जाम में 6-6 नंबर पे आई हुई है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग इसके कुछ 4 नंबर और कुछ 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखकर इस वीडियो लेक्चर को या इस टॉपिक को हम लोग यहाँ से फिनिश करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक भाई, तो देखो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम पे 4 नंबर पे पूछा गया था और ये 2022 और 2024 में आया हुआ है। तो हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं और इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्वेश्चन था आपका, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। वर्गों का योग 290 हो। ठीक भाई, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम, ये 2022 पे भी पूछा गया है और 2024 पे भी पूछा गया। ये 4 अंक का क्वेश्चन आया था एग्जाम पे, 4 अंक का। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को आप देख रहे हो हम जैसे ये करा रहे हैं, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि ऐसे दो क्रमागत सम पूर्णांकों को ज्ञात करो जिसके लिए कोई ना कोई शर्त यहाँ पर दी है। जैसे इसकी शर्त है कि जिसके वर्गों का योगफल 290 हो, उसमें भी कोई शर्त दी होगी। तो सबसे पहला बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये रहता है कि हम धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांकों को आखिर माने क्या। तो देखो कुछ अध्यापक ऐसे भी बता देते कि देखो धनात्मक सम पूर्णांक मानना तो पहला 2x मानना और दूसरा 2x + 2 मानना। विषम में कहते हैं कि x मान लेना और फिर x + 2 मान लेना। ऐसा ये किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सम मानना है तो 2 का आप मल्टीपल मानो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको मानना है, चाहे देखो अगर विषम पे दिया जाए और चाहे सम पे दिया जाए, आप हम जो संख्याएं आपको बता रहे हैं चाहे सम पे आए और चाहे विषम पे आए, आप वही दोनों संख्याएं मान लेना और आपने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2x और 2x + 2 सम में माने और विषम में x और x + 2 माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान ले रहे हैं कि माना पहला धनात्मक समपूर्णांक, माना पहला धनात्मक समपूर्णांक बराबर x और दूसरा क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक
कुछ गलती हमने ऐसी लिख दी है कि क्वेश्चन अपना विषम पे था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सम की जगह क्या हो जाएगा भाई, सम की जगह आप क्या लिख लेंगे, विषम। पहला विषम x हो गया, दूसरा क्रमागत धन विषम पूर्णांक, बताइए क्या हो जाएगा, विषम। देखो जैसे हम आपसे कहें कि पहली विषम संख्या अगर 1 है तो इसके बाद क्रम से आने वाली विषम संख्या क्या होगी, तो आपने कहा अगर पहली 1 है तो 1 के बाद विषम संख्या 3 होती। हमने कहा मान लो पहली विषम संख्या 5 है, 5 जानते हो ना विषम संख्या है। हमने कहा 5 के बाद क्रम से आने वाली जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो आपने कहा 5 के बाद 7 होगी। आपने आंसर दिए हैं, जैसे पहली अगर 1 है तो अगली 3 होगी, और अगर पहली 5 है तो अगली 7 होगी। आप देख पा रहे हैं 1 से 3 पहुंचने पर 2 ऐड हुआ है, या 5 से 7 पहुंचने पर 2 ऐड हुआ है। तो आप इतना तो समझ पा रहे हो कि अगर पहली विषम संख्या आप कुछ भी मान लो तो अगली विषम संख्या जो क्रम से आने वाली होगी वो 2 जुड़ के आएगी। याद रखना, पहली सम संख्या और पहली विषम संख्या के बाद जब दूसरी सम या विषम संख्या होती है तो हमेशा उसमें 2 का अंतर होता है। जैसे हम कहें आपसे पहली सम संख्या 2 है, इसके बाद क्रम से आने वाली सम संख्या क्या होगी, तो आपने कहा 2 जोड़ दो, तो 2 में 2 जोड़ोगे तो अगली सम संख्या आपको मिलेगी 4। तो याद रखना, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर आपको पहली पता है उसके आगे क्रम से आने वाली सम संख्या अगर आपको चाहिए तो आप हमेशा उसमें 2 ऐड करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो ऐसे ही अगर पहली हमने विषम, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक अगर हमने x माना है बेटा, तो अगला जो विषम पूर्णांक होगा वो x+2 होगा। क्लियर है ना इतनी बात, कितना हो जाएगा x+2। अब सुनो, ये दोनों मानने के बाद देखो शर्त क्या है, शर्त है जिनके वर्गों का योगफल 290 है। प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है। तो हमने कहा कर लो वर्ग। पहली संख्या x थी, x का वर्ग, दूसरी है x+2 इसका वर्ग, बराबर किसके हो जाएगा 290 को। तो यहाँ x², इसको a+b के होल स्क्वायर से खोल दो तो बन जाएगा x², 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस का होता 2ab, तो 2 गुणा 2 गुणा x 4x बराबर पे 290। x² जोड़ोगे 2x² प्लस 4x प्लस 4, 290 इधर लेके आओ तो माइनस का 290 बराबर 0। 2x² प्लस 4x माइनस का 286 बचेगा बराबर 0। आप यहां से 2 को कॉमन कर लो, x² प्लस 2x माइनस का 143 है ना, 143 ही बचेगा बराबर पे 0। 2 0 पे चला जाएगा खत्म, तो क्या बचा x² प्लस 2x माइनस का 143 बराबर 0। 143 के बेटा आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, 143 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि आप जब उनको घटाएं तो कितना आ जाए, घटाने पर 2 मिल जाए। तो आप देख लो 13 और 11 हो सकते हैं इसके फैक्टर, 13 और 11 गुणा कर लो, 11 तिया 33 हासिल 3, 11 एकन 11 और 3 14। तो देखो गुणा करने पर 143 आ रहा, और घटाने पर 13 में अगर आप 11 घटाओ तो कितना आएगा 2। तो इसके फैक्टर 13 और 11 हो जाएंगे, तो बन जाएगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस का 143 बराबर 0। इस पे आप x को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x+13, इस पे -11 कॉमन कर लो तो x+13, पूरे में आप x+13 कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा x - 11 बराबर 0। एक बार आप x+13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -13, और एक बार x - 11 को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 11। -13 आपको पता है माइनस की वैल्यू होने की वजह से ये संख्या नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो पहला विषम पूर्णांक कितना आ जाएगा 11, वही आपको ज्ञात करना था। ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करो, तो x माना था आपने पहला, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। अच्छा दूसरा क्या होगा, दूसरा x+2 है, तो x में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, x का मतलब 11 में 2 जोड़ोगे 13 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 11 पहला और दूसरा क्या हो जाएगा 13। तो आंसर बेटा 11, 13 हो जाएगा। देख लो आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जाए और चाहे धनात्मक सम पूर्णांक पूछा जाए, आपको यही दोनों संख्याएं माननी, तो कोई डाउट नहीं बनेगा। और आप जिस प्रकार से फिर शर्त दी हो उसी हिसाब से आप इनको सॉल्व कर लेना। बस यहाँ पर फैक्टर थोड़े अच्छे से समझ लेना, कभी कभार ऐसा होता है बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, इसके बाद फिर वो फैक्टर नहीं निकाल पाते। तो फैक्टर निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, जो आपका अचर पद दिया गया है
उसके आप फैक्टर पहले कर लो गुणनखंड विधि से, और फिर आप देखो 2 अंक ऐसे ढूंढने की फिर उसमें कोशिश करना कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 143 आए और घटाने पर कितना आ जाए 2। तो हमने देखा कि उसके फैक्टर जब करोगे आप तो 13 और 11 के फैक्टर बनेंगे, गुणा करोगे 143 आएगा, घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो हमने कहा ये फैक्टर हो गए। माइनस वाली संख्या यहाँ पर क्यों नहीं ली गई, तो उसके पीछे रीजन ये था कि उन्होंने कहा था कैसा पूर्णांक बताओ, 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। ये माइनस में आया था बेटा, इसलिए इसको हमने निग्लेक्ट किया। तो पहला अगर 11 है तो अगला क्या हो जाएगा 13, तो आंसर इसका 11 और 13 हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम 4 अंक के और क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका, समकोण त्रिभुज पर आधारित एक सवाल है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो इससे प्रीवियस में हुई है वो पूछा गया था 6 नंबर पे। क्वेश्चन है देखो बेटा आपका, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सवाल था बेटा, 2025 की बोर्ड एग्जाम पे आया हुआ था, 2025 में आया और बेटा पूरे इसने 6 अंक दिए बच्चों को। बहुत आसान सवाल था, जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है कैसा क्या होता है। देखो सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमने ऐसे मान लिया, हमने इस तरीके से मान लिया कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है। हमने कहा ये कोई एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे दिया ए बी और सी है। लिखा क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई तो इसकी ये होगी, आधार इसका ये होगा, तो साफ तौर पे मेंशन है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने कहा पहली बात तो हमें इसका आधार नहीं पता कितना है, तो ऊंचाई कैसे पता कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जब इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार बेटा क्या है इसका, ए बी बराबर x सेंटीमीटर है। ये हमारे द्वारा माना गया है, तो अगर माना गया है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखा है कि इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई ये है, आधार ये है, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका बहुत सीधा मतलब ये है कि ये जितना भी रहा होगा उससे ये 7 कम रहा होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर ये वाली भुजा हो गई। इसके बाद दिया है कि जो कर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर, कर्ण इसका ये होगा, ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे इनकी अन्य भुजाएं पूछ रहे हैं, मतलब इस वाली भुजा को पूछना चाह रहे हैं, इस त्रिभुज के आधार को पूछना चाह रहे कितना होगा, और इसकी ऊंचाई BC पूछना चाह रहे कितनी होगी। तो हमने कहा ठीक है सॉल्व करेंगे। आपको पता है जब कभी भी कोई समकोण त्रिभुज वाली बात होती है तो वहां पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है पाइथागोरस प्रमेय,
तो आपने उसमें पढ़ा है, होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है इस पे, AC। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, और प्लस लंब स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। इसका मान है 13 का स्क्वायर, AB का मान x स्क्वायर और BC का मान है x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा 169 होता है, ये x स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप खोल देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस होता b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का होता है 2ab, 2 गुणा 7 गुणा x करोगे तो बेटा आ जाएगा 14x। तो 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। 169 आप उस साइड ही लेके चले जाओ तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये उधर जाएगा तो माइनस का 169 इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, इधर कुछ नहीं बचा तो हमने कहा बराबर पे ऐसे जीरो लगा दे रहे। देखो यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसके बाद देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहाँ पर आप देखो 169 से 49 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। आप इस पे 2 को कॉमन कर लें तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। ये आप देख पा रहे हैं ये दो जो है ना ये इनटू में है, उधर जाके डिवाइड में, जीरो के डिवाइड कुछ भी होता है तो वो जीरो ही होता। बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 के बेटा आप ऐसे फैक्टर करेंगे, 60 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि गुणा उन दो संख्याओं का गुणा करने पर तो 60 है, लेकिन माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 7। ठीक है, तो 12 और 5 हो जाएंगे, 12 पंचे 60 और 12 में जब आप 5 को हटाओगे तो कितना मिल जाएगा 7। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटा x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 5x आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये माइनस का 7x बचेगा। माइनस के 60 बराबर पे 0, इस पे आप x कॉमन कर ले तो बन जाएगा x माइनस 12, इस पे आप 5 कॉमन कर ले तो बन जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे में आप देख पा रहे हो x माइनस 12 कॉमन है तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले आप इस ब्रैकेट को 0 बराबर करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12, x प्लस 5 को आप 0 बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकती है, तो इस वजह से ये जो माइनस 5 वैल्यू है इसको आप नहीं लेंगे, तो इसको अमान्य बोल देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो अतः त्रिभुज का आधार जिसको हम ए बी कह रहे थे वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो 7 कम होगी तो 12 में आप 7 कम कर लो। त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी बेटा, ऊंचाई थी BC, जब आप 12 पे 7 कम करोगे तो वो आ जाएगी 5। तो अन्य भुजाएं आपसे पूछी थी, तो अन्य भुजाएं 2 हैं ये, और वो कौन कौन सी आ गई, एक आ गई 12 सेंटीमीटर और एक आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करके 6 अंक हासिल कर सकते थे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको करने की कोशिश करो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपको 2022 और 2024 में लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन आसान है, हम अभी आपको बोल रहे हैं, आप करने का प्रयास करना, और अगर आपको ना आए तो फिर हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश भी करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं बेटा, तो बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम पे जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इनको आप बहुत सीरियसली लें और आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अब गिनती के 40 से 45 दिन का समय है, तो हम नहीं चाहते हैं कि बेटा अगर इस समय मक्कारी कर गए ना तो फिर आप समझ पा रहे हो कि आपने पूरी साल जो बहुत अच्छे से मेहनत करी है वो सब बेकार हो जाएगी। तो इस टाइम ये जो आपका समय चल रहा है इसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और जितना हमसे बन सक रहा है उतनी तो चीज़ें हम आपके लिए कर ही रहे हैं। कुछ दिन बाद कोशिश ये करेंगे कि आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमने बच्चों से बोला है ना, और बच्चे अब क्लास में नहीं आ रहे, क्या कारण है
या हो सकता है हमारे द्वारा पढ़ाई चीज़ें बच्चों को ना समझ आ रही हो, तो जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो तो फिर हमारी ही जिम्मेदारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहे हैं उन्हीं के लिए फिजिक्स की क्लास हम 1-2 दिन के अंतर्गत स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपसे रिलेट करते जो भी आपके मिलने वाले लोग हों या आपके जो यार दोस्त हों उनको ज़रूर क्लास शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो बस शेयर कर देना, इसको शेयर कर दोगे तो क्या होगा, कुछ लोगों तक और जानकारी पहुंच जाती। कभी ऐसा होता कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, अब जानकारी नहीं है तो वो ऐसे कहाँ से क्लास देखने लगेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो बस एक छोटा सा काम कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो। और बाकी अगर इस वीडियो पर कोई भी नया है तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार की आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार टच हुए हैं, आए हुए हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। और पूरी गणित को हमने ऐसी कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ाएंगे। कल आपका 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद 6th चैप्टर जो है आपका, उसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। उसके वीडियो लेक्चर जो भी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हमारे पास है और लैब पे भी हम आपको पढ़ा देंगे। वो वीडियो लेक्चर में सबसे पहले तो कुछ ऐसी प्रमेय है, 2-3 प्रमेय, जैसे थेल्स प्रमेय है या थेल्स प्रमेय का विलोम है, और उसी से रिलेटेड 2 प्रमेय ऐसी हैं जो बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर और 6-6 नंबर पे पूछी गई। तो सबसे पहले जब हम उस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, मतलब जो आपका 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम आपको एक वीडियो लेक्चर में तो सभी उसकी प्रमेय ही कराएंगे। और इसके बाद जितने त्रिभुज में अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर इसके बाद उनको कराएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन तो अपने आप से ही कर लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पर विचार किया जा रहा है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की जा रही। जिनके पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उनका रिवाइज हो जा रहा है, और जिनके नहीं पढ़े हैं उनको एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि वो गणित में एक शानदार स्कोर कर पाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, लिखा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपसे ये पूछा गया है दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्या, देखो हम क्वेश्चन लिख दे रहे। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर 180 है, 180 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना है। तो आपसे ये पूछा गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, यही है क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपका 2022 पे पूछा गया था बेटा, और 2024 पे पूछा गया था। 6 अंक का क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। जब आपको नहीं आ रहा है तो हम आपको सॉल्व कराने की, देखो यहाँ पे कोशिश करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है, और हमें वही दोनों संख्याएं ज्ञात करनी। तो अभी हमें यही नहीं पता है कि दोनों संख्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पूछा गया है उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। हम लोग मान ले रहे हैं कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या एक और दूसरा वेरिएबल मान लिया y। बस यहाँ पे याद रखना आपको अंतर करना है। तो आप हमेशा अंतर कैसे करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर। तो आप यहाँ पर ऐसे मेंशन जरूर करना है इस क्वेश्चन में कि जहाँ x बड़ा है y से, मतलब जो पहली संख्या x है वो बड़ी है दूसरी संख्या y से, इतना आप यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। मतलब इस पे जो बड़ी संख्या है वो x है और जो छोटी संख्या है वो y है, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में छोटी संख्या और बड़ी संख्या का भी जिक्र किया गया।
तो इस बात को लिखने से आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या को समझ गए कि छोटी संख्या छोटी संख्या y है और बड़ी संख्या जो है ना वो x है। अब सुनो, शर्त है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। तो पहली शर्त ये है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या x है दूसरी y है, अंतर करोगे तो बड़े से छोटे को घटाओगे तो आ जाएगा पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 180। इसको हम यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिए थे। इसके बाद लिखा है सेकेंड जो शर्त है आपकी प्रश्न के अनुसार, जो सेकेंड शर्त है वो दी गई है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या बेटा कौन सी है ये, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो किसके बराबर है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बड़ी संख्या इसमें कौन है x, उसका कितने गुना है 8 गुना, तो इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड। आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। छोटी संख्या y हमने मानी थी तो इसका वर्ग जो है ना वो बड़ी संख्या x का कितने गुना है 8 गुना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8x। समझ पा रहे हो बात को। अब आप यही y स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो लिखना y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है देखो रखो। तो समीकरण फर्स्ट है आपके पास x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। जहां पर y स्क्वायर आपको दिख रहा है वहां पर कितना रख लोगे 8x, तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 180। 180 का आप इस साइड लेके आओ तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। आपको 180 के ऐसे फैक्टर करने बेटा कि घटाने पर 8 है, ठीक है घटाने पर कितना है 8 है। और देखो जब उनका आप मल्टीप्लाई करो उन दोनों संख्याओं का जब आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए, तो आ जाए 8। सब जब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो आप ऐसे समझ सकते हो 18 और गुणा 10, 18 और 10 का गुणा करोगे 180 आएगा और 18 से 10 को आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, वही आपको चाहिए। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10x माइनस का 180 बराबर 0। इस पे देखो आप x को कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस 18 आ जाएगा, इस पे आप 10 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 आ जाएगा बराबर पे 0। तो एक ब्रैकेट में बन जाएगा x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में बन जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पहले आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 18 बराबर पे 0, तो x बराबर आ जाएगा 18 और इसके बाद इसको देख लो आप x प्लस 10 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10। ये आपके पास दो वैल्यू आई हैं, आपको यही दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो अगर x की वैल्यू जैसे हमने कहा 18 आ गई, ठीक है x की वैल्यू आप 18 यहाँ पे रख के देख लो, x की वैल्यू आप यहाँ पे रख लो या x की वैल्यू यहाँ पे रखो, वैसे ज्यादा आसान हमारे हिसाब से तो यही रहेगा कि आप यहाँ पे रख लो। तो लिखना जैसे x बराबर 18 है आप यहाँ पे रखने की कोशिश करो। माइनस वाली संख्या क्यों नहीं ली जाएगी उसका भी हम आपको अभी रीजन बता रहे हैं कि क्यों नहीं ली जाएगी। x की वैल्यू आप यहाँ पे 18 रखो, तो लिखना x का मान, ये तो नहीं ली जाएगी, क्यों नहीं ली जाएगी अभी हम आपको रीजन बताते हैं। लिखना x का मान समीकरण इसमें सेकेंड में रखने पर, तो देखो क्या आ जाएगा समीकरण सेकेंड क्या था y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स के प्लेस पर मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा रूट पे, ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस पे 12 आएगा। y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 144 से 12 बाहर, 144 को आप जब रूट से बाहर निकालोगे तो 12 आएगा ना, 12 प्लस पे भी है माइनस पे भी क्योंकि रूट से बाहर निकला है, तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई प्लस माइनस 12। अब सुनो हमने ये कहा था x का मान 18 ही क्यों लिया, x का मान हमने 10 क्यों नहीं लिया। तो बेटा अगर x का मान 10 आप यहाँ पे रखोगे तो देखो y स्क्वायर बराबर कितना था 8x था, आप इसकी वैल्यू 8 इंटू वाई के प्लेस पर माइनस का 10 रखो तो y स्क्वायर बराबर माइनस का 80 दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर माइनस का 80, और बेटा रूट के अंदर ये माइनस की संख्या बन गई, मतलब यहाँ से ये संख्याएं कैसी हो जाएगी, ये काल्पनिक भाग हो गया,
मतलब इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये चीजें आपको क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर समझाई जाएंगी। इसलिए रूट के अंदर माइनस वाली संख्या बनेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 12। तो आपसे ये पूछा गया था दोनों संख्याएं बताओ। तो देखो दोनों संख्याओं पे x तो क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। y की वैल्यू आप देख रहे हो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो बेटा इसका आंसर लिखने में आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। देखो आंसर इसका हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। आंसर इसके दो हो सकते हैं। पहला आंसर इसका ये हो सकता है भाई संख्याएं, देखो x तो क्लियर है, x की वैल्यू कितनी है 18, लिखना आप अतः संख्याएं बराबर 18, 12 या y की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, तो इसलिए 18, माइनस का 12। तो ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसी हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ पे आया होगा। एक देखो हम आपको, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, आसान था, कर सकते हो आपको। एक ऐसी 6 नंबर का हम आपको क्वेश्चन और कराते हैं। जितने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए इस चैप्टर में, उन क्वेश्चनों का आप फिर से करने की कोशिश करना, इसका वीडियो का फिर से आप रिवीजन करना, और इस प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन मिल जाए उनको आप करने की कोशिश करना। यकीन मानना बेटा आपका एक स्कोर बहुत शानदार होगा। इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से मिलता हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले करे होंगे तो आपके पास एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। और अगर कॉन्फिडेंस होता है तो सबसे पहले, अगर कॉन्फिडेंस है किसी बच्चे के पास, तो वो क्वेश्चन को आसानी से कर भी लेते हैं। ठीक है, मैथ नाम का जो डर बैठा हुआ है बच्चों के दिमाग में, कोशिश पूरी की जा रही है कि ये डर खत्म हो जाए। और अगर डर खत्म हो गया तो आपने जाना भी है कि डर के आगे जीत होती है। अब ये ना कहने लगना माउंटेन ड्यू का हम प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप डर से जीत गए हैं तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सीधी बात है आप पेपर को अच्छे से कर लेंगे, है ना। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो आप यकीन मानना इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर आ जाएगा, और आप उनको बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। देखो एक हम नाव धारा से रिलेटेड आपको सवाल कराते हैं। ये आपका 2024 के एग्जाम पे आया हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करा रहे हैं। ये भी आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पे पूछा गया था। इससे पहले हमने, अगर आपको याद हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी हमने आपको एक इसी प्रकार का क्वेश्चन कराया है नाव और धारा से रिलेटेड। ऐसे एक क्वेश्चन इसमें भी 2024 में 6 नंबर पे पूछा गया था, तो उसको भी हम आपको कराते हैं। समझना, पहले हम आपको क्वेश्चन बोल देंगे, कोशिश करना आप खुद से सॉल्व करो। जब आपसे ना हो तो आप वीडियो को आगे देखना। देखो क्वेश्चन है आपका, चलो हम लिख दे रहे हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन है बेटा आपका, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आगे लिखा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। जाने की अपेक्षा
1 घंटा अधिक लेती है। एक घंटा अधिक लेती है। तो आपसे पूछा गया है तो धारा की चाल ज्ञात करना है। धारा की चाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये है, देखो एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल तो दी, ठीक है। हमने कहा ठीक है, क्या ज्ञात करना है? धारा की चाल। कोई बात नहीं है, जो ज्ञात करना होता बेटा सबसे पहले हम उसको मान लेते, तो हम लोग मान लेंगे माना धारा की चाल बराबर ऐसे मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब सुनो, धारा की चाल मानने के बाद आपको दो चालें और निकालनी होती। देखो आज स्थिर जल में नाव की चाल दी गई है, स्थिर जल में नाव या मोटर बोट की चाल दी है, इसलिए इसको हमें मानने की कोई जरूरत ही नहीं। तो आप सबसे पहले ऐसे निकालेंगे मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल। हमने बताया था आपको कि अनुकूल चाल जब निकाली जाती है, अनुकूल का मतलब जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर मोटर बोट चल रही है तो चालें जुड़ जाती हैं। तो चाल कैसे जोड़ोगे? ये 18 है, 18 में इसको जोड़ दो तो 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से आप निकालेंगे मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल में हमेशा क्या होता है कि जैसे धारा की डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से आप बोल लो। और मोटर, जैसे मान लो हमने कहा धारा की चाल ये इस तरीके से धारा जा रही और मोटर बोट जो है ना वो इस तरीके से आ रही, तो विपरीत हो गया ना। विपरीत का मतलब प्रतिकूल। तो याद रखना प्रतिकूल में चालें घटती हैं। तो कौन सी चाल से? मोटर बोट की चाल से आप धारा की चाल को घटा दें तो वो हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये धारा के प्रतिकूल चाल आ गई। अब सुनो, शर्त ये है कि कितने किलोमीटर इनको जाना है? 24 किलोमीटर लिखा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, और इसके बाद लिखा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय क्या होता है? अधिक लेती है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल जब ये जाती है 24 किलोमीटर, एक बार ये धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है और एक बार ये धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाती है। तो शर्त ये दी गई है कि जब ये धारा के प्रतिकूल जाती है 24 किलोमीटर, तो ये धारा के अनुकूल जो दूरी तय करी गई ना 24 किलोमीटर को, उसमें जो भी समय लगा है उससे प्रतिकूल जाने में 1 घंटे का समय अधिक लगता है। और यार बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अनुकूल जाओगे तो आपको पता है चाल जुड़ेगी, अनुकूल जाने पर चाल जुड़ेगी। और आपको पता है अगर चाल किसी की ज्यादा होगी तो उसको दूरी तय करने में कम समय लगेगा। और जब प्रतिकूल चलेगा, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, धारा इस डायरेक्शन में जा रही, मोटर बोट इस डायरेक्शन में आ रही, तो उसको वही दूरी तय करने में आपको सीधी सी बात पता है कि समय ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लग रहा है? तो कह रहे जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो जब प्रतिकूल जाएंगे 24 किलोमीटर तो उसको 1 घंटे का समय अधिक लगेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने कहा एक काम कर ले रहे, पहले ये समय तो हम लोग ज्ञात कर ले रहे कि धारा के अनुकूल जब ये 24 किलोमीटर जाएगी मोटर बोट तो इसको कितना समय लगेगा, और एक बार निकाल लो जब प्रतिकूल ये मोटर बोट जाएगी तो इसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय निकाल लो पहले। तो समय बराबर आप जानते हैं फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 24, और चाल कौन सी रखोगे? अनुकूल वाली, और अनुकूल चाल कितनी है? 18 प्लस x, इतने घंटे का इसको समय लगेगा। ऐसे ही आप निकाल लो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी ये, चाल कितनी हो जाएगी? 18 माइनस x घंटे, ठीक है। ये समय आ गया। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया गया है कि ये वाला जो समय है, प्रतिकूल जाने वाला जो समय है, वो अनुकूल जाने वाले समय से 1 घंटा अधिक है। तो हमने कहा हम अधिक, कम, ज्यादा, गुना गुनी नहीं जानते हैं, पहले हम इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा, देखो कितना, 24 बटा पे 18 प्लस x बराबर कर दो 24 बटे पे 18 माइनस x, ठीक है। ये जो समय है बेटा वो अनुकूल का समय है,
और ये जो समय है वो प्रतिकूल जाने में लगा समय है। हमने कहा हमें इन दोनों चीजों को अगर बराबर करना हो तो आपको पता है जब ये प्रतिकूल जा रहे हैं तो इन्हें 1 घंटा समय इसके रिस्पेक्ट में अधिक लग रहा, मतलब ये वाला जो समय है वो 1 घंटा अधिक है इसकी तुलना में। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमने कहा ये वाला जो समय है, ये वाला प्रतिकूल वाला जो समय है वो अनुकूल वाले समय से 1 घंटा अधिक है, मतलब ये एक ज्यादा है। अगर इन दोनों को हमें बराबर करना हो तो हमने कहा अगर ये एक ज्यादा है तो इसमें एक काम करो, एक माइनस कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? तो एक इसमें माइनस किया। अरे बहुत सीधी बात है यार, जैसे मान लो हमने कहा यहाँ किसी के पास 4 रुपए है और हमने कहा किसी के पास 3 रुपए है। हमने कहा हम इन दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं। किसी के पास हमने कहा 4 रुपए है और किसी के पास हमने कहा 3 रुपए, हमने कहा हम इन दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि इसके पास 3 रुपए है तो इसके पास इससे 1 रुपए कम है कि नहीं? 1 रुपए कम है इसके पास। तो अगर हम इनको बराबर करना चाह रहे हो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, तभी तो देखो दोनों पर बराबर होंगे। तो वैसी चीज ये है, ये 1 घंटा ज्यादा था, ये 1 घंटा क्या था? ज्यादा था। इसकी रिस्पेक्ट में हमने इसमें क्या कर दिया? 1 माइनस, दोनों इक्वेशन हो गई बराबर। अब आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 24 बटा पे 18 प्लस एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस का 24 बटे पे 18 माइनस एक्स बराबर पे माइनस का 1 आ जाएगा भाई। इसके बाद देखो इस पे आप 24 को कॉमन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? देखो इधर पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इसमें 24 को कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/18 प्लस एक्स माइनस का 1/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। ये 24 जो है ना भाई ये गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 18 माइनस एक्स। माइनस इनका विशेष ध्यान रखना, जब माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। डिवाइड में यहाँ पर देख लो वर्गांतर बन रहा होगा, तो एक ब्रैकेट पे है 18 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में है 18 माइनस एक्स बराबर पे माइनस का 1/24। ठीक है, यहाँ से एक्स से एक्स नहीं, ये तो दोनों माइनस के ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस के 18 प्लस के 18 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास बचेगी माइनस का एक्स और माइनस का एक्स, तो माइनस का 2x बटा पे देखो ये 18 प्लस एक्स है और ये 18 माइनस एक्स है। एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ जगह हमारे पास नहीं बच पा रही है तो एक बार हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इसको आगे सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं बेटा। देखो क्या था, ये था माइनस का, देखो ये माइनस एक्स था, ये माइनस एक्स था तो माइनस का 2x हो गया। इधर पर आप इधर देखोगे वर्गांतर बन जाएगा, तो 18 का 18 से स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 324 और माइनस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1/24। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर लेंगे, इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं 324 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 24 का 2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, सभी वैल्यू एक साइड ले आओ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 48x और प्लस का कितना है? 324 बराबर पे 0। इसमें आप माइनस चिन्ह कॉमन कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना? 48x, ये माइनस के थे तो प्लस हो गए, ये माइनस से प्लस हो गए, ये माइनस का आ जाएगा 324 बराबर 0। माइनस आप उधर लेके जाएंगे 0 पे खत्म हो जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस के 324 बराबर 0। ठीक है, आप 324 कैसे फैक्टर करेंगे? घटाने पर 48 है तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 324 2 से आप कैंसिल करोगे 2 6 यहाँ पे 2। ठीक है, फिर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 81 आएगा, 3 से कैंसिल करोगे 3 दूना 6, 2 बचे 21 हो गया, 3 7 21, 3 से करो 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। ठीक है, आप इनके फैक्टर बना लो, 3 और 2 के कर लो, इसको एक पेयर बना लो और 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और 27 दूना 54, 54 और 9 दो संख्याएं ऐसी हमें मिल गई हैं जिनका मल्टीप्लाई करोगे 324 आ जाएगा। 3 दूना 6 है, यहाँ पे 9 लिख लें, यहाँ पर 6। 54 में जब आप 6 घटाओगे तो 48 पहुंच जाओगे आप। तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस का 324 बराबर 0। आप यहाँ से x को कॉमन कर लें तो x प्लस 54 आ जाएगा, माइनस का 6 कॉमन कर लें तो x प्लस 54 आ जाएगा बराबर पे 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 54, एक ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। इसको आप 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 54।
और एक बार आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, आपको भाई पता है कि माइनस वाली वैल्यू नहीं ली जाती, मतलब जो धारा की चाल हमने मानी थी x, वो माइनस में थोड़ी ना हो सकती, माइनस में हो ही नहीं सकती चाल। तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। तो लिख देना अतः धारा की चाल ये जो हमने मानी थी वो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में 6 अंक में आया हुआ था। तो इस प्रकार के अब थोड़ी सी हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार अगर ऐसे सवाल आपको किसी भी मॉडल पेपर वगैरह या किसी भी अनसॉल्व पेपर में या कहीं पे भी टेक्स्ट बुक वगैरह में अगर आपको मिल जाए तो आप उनको अपने हिसाब से करने की कोशिश करना। वैसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने 3 वीडियो लेक्चर में करने की कोशिश की है। इसी टाइप के अगर आपको और क्वेश्चन मिल जाए तो आप इनको क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेना। और इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतनी जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनका आप बार बार रिवीजन कर लो। रिवीजन अच्छे से कर लेना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी मैथ हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो लेक्चर कैसा समझ में आ रहा है, इस क्लास से अगर आपको कुछ मदद मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अगर आप हमसे व्हाट्सअप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमें उस पर मैसेज करके हमसे व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपना आप बहुत ध्यान रखें और अपना आप बहुत ध्यान रखें, साथ में अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।